वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक, तो ये चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, और नहीं तो दो भी आ जाता है, क्योंकि कई सारे टॉपिक इसमें होते हैं। तीन टॉपिक इसमें एक तरीके से हैं। एक तो हो गया वर्क डन, एक हो गया एनर्जी, और एक हो गया पावर। एनर्जी में भी हम लोग इसमें स्प्रिंग एनर्जी पढ़ लेंगे, कंजर्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर में इतनी सारी बातें हैं। पावर जो होगा वो एनर्जी अपॉन टाइम ही होता है, तो जो एनर्जी इधर पढ़ेंगे वही सारा फार्मूला आपका पावर में यूज हो जाएगा। दूसरा चीज़, बहुत इजी चैप्टर होता है ये, जैसे सेंटर ऑफ मास है, कोलिजन है, उससे भी इजी चैप्टर होता है। इम्पॉर्टेंट इस सेंस में है कि इसमें फिजिक्स की जितनी भी मेथड होते हैं क्वेश्चन आने के, वो सारे इसमें आ जाते हैं। इसलिए किसी को रखना भाई कॉन्सेप्ट रख दो, वो भी मिल जाएगा, कर्व रख दो, वो भी मिल जाएगा, न्यूमेरिकल रख दो, वो भी मिल जाएगा, वेरिएबल डाटा रखो, वो भी मिल जाएगा। इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हम वर्क डन के बारे में आते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में, ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो इसी में से आता है, इधर से थोड़ा कम आता है। मान लीजिए 80% क्वेश्चन इधर से आता है, तो 20% इनमें से आ जाता है। तो ये पोर्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वर्क डन पे आते हैं हम लोग पहले। अब ये कोई बॉडी है, इधर को मूव करना चाहती, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स एफ अप्लाई किया हमने, एंगल थीटा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट हमने ds लिख दिया। ठीक, तो जब इसको रिजॉल्व करोगे तो इधर क्या आएगा बताइए, इधर क्या आएगा? इसमें से कौन सा फोर्स बॉडी को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एफ कॉस थीटा। तो वर्क डन जो हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ, ये dx लिख देते हैं, dx कॉस, ये एफ कॉस थीटा इंटू dx, तो हमने सीधे लिख दिया एफ dx कॉस थीटा। यही आपका मेन फार्मूला निकल आया। अब इसमें एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आते हैं, यूनिट से फेमिलियर हो चुके हो, ये हो गया न्यूटन मीटर, और इसी न्यूटन मीटर को क्या लिखते हैं? जूल। SI यूनिट होगी, इसकी प्रैक्टिकल यूनिट हो गई डाइन सेंटीमीटर, और यही क्या हुआ? अर्ग। ये आपका क्या हो गया? CGS हो गया। एंड 1 जूल इज इक्वल टू, ठीक, डायमेंशन से भी खूब फेमिलियर हो चुके हो, क्या होता है बताओ? और ये स्केलर एक वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी चीज, W में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इसकी ज़रूरत हमने बताया कि कैसे पड़ती है। एक तो कर्व में ज़रूरत पड़ती है, और एक चीज़ आपका जहाँ पर आंसर आपका दिया जाता है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दिया है, तो हमारा आंसर नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाएंगे हम। दो जगह ज़रूरत पड़ती है। अब इनके बारे में अलग अलग हम पढ़ेंगे भी। ठीक, तो ये वर्क डन का बारे में एक आइडिया आया कि भाई वर्क डन जो हो गया पॉजिटिव नेगेटिव सब हो जाएगा। अब देखिए अभी तक जो पढ़े हैं उसमें क्या क्या चीज़ आ गई। डिस्टेंस, स्पीड, ठीक, ये हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव, और स्केलर हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इम्पल्स और वर्क डन, ये सब पॉजिटिव नेगेटिव सब होते हैं, जिसमें से
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और इम्पल्स, ये वेक्टर है। और वर्क डन क्या है? स्केलर है। तो क्या राह से निकल के आया? ये निकल के आया कि निगेटिव पॉजिटिव होना वेक्टर स्केलर से कोई लेना देना। वेक्टर भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है और स्केलर भी हो सकता है। पॉइंट क्लियर हो गया? बोलिए। वेक्टर क्वांटिटी भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकती हैं, स्केलर क्वांटिटी भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है। एग्जाम्पल आपने देख लिया, वर्क डन स्केलर है, ये भी पॉजिटिव निगेटिव है। और इम्पल्स है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सारे वेक्टर हैं और ये भी पॉजिटिव निगेटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव होना उनके स्केलर वेक्टर के नेचर से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, अब आते हैं हम अगला पॉइंट। अब इधर देखिए, वेक्टर नोटेशन में आ जाइए। जहां जहां कास वहां वहां और जहां जहां साइन वहां वहां क्रॉस, पूरी फिजिक्स हमने आपको बताया। इस पर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक, और कैसे किए हैं, इस तरह क्वेश्चन आएगा। इधर देखो, इफ एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के एंड डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के, और वर्क डन आपको निकालना है। तो हमने क्या बताया था? डॉट प्रोडक्ट आई को आई से, जे को जे से और के को, तो एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड। और ये क्वेश्चन बहुत आता है, हम लोग वेक्टर में कर चुके हैं, यहाँ नहीं करेंगे। ठीक, दूसरी चीज देखिए, अब आते हैं हम लोग, ध्यान समझिए। इफ एफ इज वेरिएबल, एफ क्या हो? वेरिएबल हो। तो वेरिएबल है तो क्या यूज करते हो? डिफरेंशिएशन, या यहाँ क्या यूज करोगे? जिसकी शकल सूरत हमने बताया था इज इक्वल टू बी इंटू सी हो तो क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन। और जिसकी हो ए इज इक्वल टू बी बाई सी तो क्या यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन। तो यहाँ डब्ल्यू क्या करो यूज करोगे बताओ? इंटीग्रेशन करेंगे। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू बोल दो। अब मान लो वेरिएशन आपका वाई में भी दिया है, ये तो तब लगा दोगे जैसे देखो एफ इज इक्वल टू दिया है 2x + 3, फाइंड वर्क डन, लगा दिया। लेकिन मान लीजिए आपको ये दिया गया है एफ इज इक्वल टू 2x 3y 4z, और आपको ये कहा जाता है कि वर्क डन फाइंड करिए, पॉइंट ए से डिस्प्लेस हो रहा है 1 2 0 b 3 2 5। तो क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। तो W इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स x1 2, फिर बताओ क्या करेंगे? प्लस एफ वाई डी वाई एंड y1 2 प्लस एफ जेड डी जेड z1 2। दोनों समझ में आया? मान लो केवल वेरिएशन x में है या y में है या z में है तो एक ही लगा लेंगे, लेकिन तीनों वेरिएशन दिया जा रहा है तो हम तीनों क्या करेंगे? अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, along x एक्सिस, along y एक्सिस, along z एक्सिस। तो दोनों पोर्शन आते हैं आपके, इस पर भी आता है उस पर भी आता है तो वही चीज ये भी है। बस अब ये समझ लो कि जो दिया रहेगा वो लेंगे और बाकी छोड़ देंगे, काम खत्म। y में वेरिएशन दिया है तो हम y वाला ले लेंगे, बाकी जीरो कर देंगे, और x में दिया तो x वाला लेंगे, बाकी जीरो कर देंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़े।
अब आप समझ लीजिए कि आपको कहीं वेरिएबल डाटा फोर्स का दिया जा रहा है, तो हमारे पास मेन ये रास्ता है, इसमें जो दिया रहेगा उसको लेंगे, जो नहीं दिया रहेगा उसको जीरो कर देंगे। अब दूसरा आते हैं हम लोग, वर्क डन बता चुके हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, मीन्स वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन path in case of conservative force or field, but in case of non-conservative force or field work done depends on path। और ये एग्जाम्पल बता चुके हैं कंजर्वेटिव कौन से होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, ठीक, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए, कंजर्वेटिव हैं। और विस्कस फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गए, ये सारे क्या हो गए, नॉन कंजर्वेटिव हुए। तो जितने कंजर्वेटिव हैं, जैसे हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ठीक, तो इन केस में वर्क डन की वैल्यू जब निकालोगे, पूरा कंप्लीट लूप का वर्क डन क्या होता है, जीरो हो जाएगा। जैसे ऐसे मान लीजिए यह है, ठीक, अब ये इधर से गए और लौट के इधर आ गए। अब इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी, तो डब्ल्यू ए बी सी और माइनस डब्ल्यू सी डी ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कहने का मतलब हो गया कंप्लीट लूप का। लेकिन किसके केस में ध्यान देना ना, कंजर्वेटिव के केस में ही पूरे लूप का वर्क डन क्या होगा। दूसरी चीज, कंजर्वेटिव के केस में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, क्यों जीरो होगा उसका रीजन समझिए कि एफ डी एल, हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, वर्क डन एफ डी एल, लाइन इंटीग्रल 0 to L लेते हैं, तो पूरे लूप का जो होगा इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। तो बस इतना समझ लो कि पूरे लूप का, कैसा भी लूप कैसे भी क्यों ना हो, और यदि ये कंजर्वेटिव है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, और नॉन कंजर्वेटिव उसके लिए जीरो नहीं होगा। क्लियर हुआ। अब जैसे कहीं भी, तो ये दो चीजें याद करना, हम दो चीज बता रहे हैं यहाँ पर। नंबर 1 कंजर्वेटिव है, अब कंजर्वेटिव है, आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, अलग अलग रास्ते से जा रहे हो, 1 2 एंड 3, तो W1 नॉट इक्वल टू W2 नॉट इक्वल टू W। अब फ्रिक्शन के केस में जाओगे तो वर्क डन बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा। पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन अब एक बात ये समझ में आया होगा कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज आर फील्ड, एंड इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। और नंबर दो हम ये कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव के केस में क्लोज पूरा जो है सर्कुलर लूप जो हमारा हो रहा है, उसका टोटल वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव जीरो नहीं होगा। मतलब क्या कह रहे हैं कि जैसे अब ये लूप हो गया आपका, मान लो इस तरह लूप है, हम ऐसे चले यहाँ से, अब पूरा एक लूप कंप्लीट कर लिए, तो वर्क डन क्या आएगा, किसके केस में आएगा, कंजर्वेटिव में। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में जीरो नहीं होगा। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए सबको। आगे बढ़े, आगे देखिए। अब आते हैं हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम। पहले इसको निपटा लेते हैं। अब ये क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, देखिए, ठीक। W इज इक्वल टू एफ डी एक्स होता है। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। मास ऐसे रहने दो, इसको लिख सकते हो dv बाई, अब बताइए dx अपॉन dt, ये क्या बन गया, वेलोसिटी। इसको हम dw लिख लेते हैं। तो dw इज इक्वल टू mv और इंटू, बोलो,
तो नेट वर्क डन निकालें। अब मान लीजिए पार्टिकल आपका यहाँ पर वेलोसिटी v1 है और यहाँ वेलोसिटी हो जाती v2, तो नेट वर्क डन निकालोगे तो इंटीग्रेट करेंगे dw और v1 से लेकर कहाँ तक का, ठीक, dw टोटल वर्क डन निकालेंगे तो dw की इंटीग्रेट कर देंगे v1 टू, अब dw वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा mb db v1 टू, अब आप m बाहर कर लीजिए, क्या आ जाएगा b स्क्वायर बाई 2 v1 टू। तो बताइए वर्क डन यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ m b2 स्क्वायर माइनस हाफ m, इसी की जरूरत है। इसको आप ये भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी, मतलब अब यहां से है आपको, ठीक। अब दोबारा इसको समझिए, उससे कोई मतलब ही नहीं रहा डेरिवेशन से, तो दोबारा इसको समझो। इधर देखो, तो वर्क एनर्जी थ्योरम पे आते हैं हम लोग। ये पार्टिकल है, वेलोसिटी v1 एंड वेलोसिटी v2, सेम मास सेम पार्टिकल, वर्क डन इज इक्वल टू आपके पास आया हाफ mb2 स्क्वायर माइनस हाफ m, या काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी। यही फॉर्मूला फिर आगे मिलेगा आपको, हाफ i ओमेगा 2 स्क्वायर हाफ i मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में, फिर यही अभी इसी चैप्टर में मिलेगा, हाफ के x2 स्क्वायर हाफ के स्प्रिंग के केस में मिलेगा। स्प्रिंग को x1 से x2 स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, उसमें यह फार्मूला आपको मिलता है। तो तीन जगह एक ही सकल सूरत के फार्मूले मिलेंगे, बोल दो। अब थोड़ा इसके बारे में हम और डेप्थ ले रहे हैं, इधर देखिए, हम इसकी बात कर रहे हैं अभी, इस वाले की। इसी में b1 इज इक्वल टू 0 हो जाए और b2 इज इक्वल टू b हो जाए, तो w इज इक्वल टू सीधा फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा, हाफ mb स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। दूसरी चीज, इसका रिलेशन कहाँ कहाँ जा सकता है, इसका रिलेशन जा सकता है कि w इज इक्वल टू, फॉर्मूला भी पढ़े हो, f dx, इसको इसको इक्वल करा देते हैं, एंगल निकलवा, कुछ भी निकलवा सकते हैं जो पूछे। यही w इलेक्ट्रोस्टैट में चलोगे तो यही w वहाँ मिलेगा q डेल्टा, q चार्ज होता है, डेल्टा v पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब इनको इनमें से किसी किसी के साथ लिया जा सकता है, वहाँ भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, और वहाँ भी एक खूब क्वेश्चन आया है, q डेल्टा v इक्वल टू हाफ mb स्क्वायर पे आया हुआ है। तो हमारी बात समझ में आई, एक तो आपका आ गया w को फार्मूला आ गया, ये आ गया आपके पास, और w जो है, w सेकेंड पेपर में चलोगे तो q डेल्टा b होता है, और w इसी चैप्टर में एफ डी कॉस थीटा होता है। तो किसी को किसी के साथ सेट किया जा सकता है, आप डाटा लिखोगे और तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगा कौन सा फार्मूला हमें, ये जितना हम बता रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से मिलता रहता है आपको। अब कैलकुलेशन कुछ खास नहीं है, 4-5 तक टेबल आती है तो काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो हम आगे बढ़ें, बोलो, चलो अब आगे आते हैं। अब कर्व वाला भी निपटा लेते हैं हम लोग, तब इकट्ठे क्वेश्चन करते हैं। ये बताइए, फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट्स में कर्व दिया गया आपको, ठीक, और वर्क डन आपको फाइंड करना है। तो ये आपका फर्स्ट हुआ, और ये क्या हुआ, और ये क्या हुआ। अब बताइए, एरिया निकालोगे, स्लोप, क्यों, क्योंकि W इज इक्वल टू होता है F इंटू डी,
इसकी शक्ल, जिसकी शक्ल सूरत A बराबर B इंटू सी के फॉर्म में आवे तो क्या निकालते हैं, और जिसकी शक्ल सूरत A इज इक्वल टू B बाई सी हो तो क्या निकालते हैं, स्लोप। तो अब यहाँ पर हम जब वर्क डन निकालेंगे तो W जो निकालेंगे वो लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट, और इसका क्या हो जाएगा माइनस और प्लस क्लियर हो गया। नीचे कर्व है तो निगेटिव होगा, ऊपर है तो कर्व। अब खूब एरिया और स्लोप निकाल चुके हो, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसको तो हमें क्वेश्चन बताना ही नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें थोड़ा और मॉडिफाई कर देंगे। क्या कर देंगे, जैसे मान लो ये लिखा 0, ये लिखा 2, ये लिखा 4, ये लिखा 6, कह देंगे 6 मीटर पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, और इनिशियल वेलोसिटी आपको दे देंगे। तो क्या करोगे बताओ, वर्क एनर्जी, क्योंकि यहां से तुम्हें क्या मिल गया, वर्क मिल गया। अब वर्क मान लो 200 जूल आ गया, अब फिर लगा देंगे W इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, हाफ m B2 स्क्वायर माइनस हाफ m, लो ये निकल आया वर्क डन। हमारी बात समझ में आ रही, इसको इसके सर कर्व जब देंगे तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है कि वर्क डन भी पूछ सकते हैं और एनर्जी पूछ सकते हैं या वेलोसिटी पूछ सकते हैं। हमें सभी लोग निकाल लोगे, बोलो यार। अब एक चीज और रह गया इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वर्क डन के बारे में आते हैं। इस पे कॉन्सेप्ट्स आपके मिलते हैं, चलो इसको देखते हैं। पॉजिटिव वर्क डन, अब पॉजिटिव कब कब होगा ये देखो, ये बॉडी है, ठीक, ये फोर्स लग रहा है, इधर को डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी है, एंगल थीटा है ये, ठीक। और थीटा ध्यान दे रहे ना, किसके बीच एंगल होता है बताओ, फोर्स और dx, या यूँ समझो फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये याद करना ज़्यादा सही रहेगा। थीटा किसके बीच होता है, फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। dx मत याद करना, dx में कंफ्यूज हो जाओगे। तो फोर्स हो गया एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, तो क्लियर आपको रहेगा। ये बताओ कि यहाँ पर W जो हो जाएगा पॉजिटिव होगा, कब होगा, जब थीटा की वैल्यू लेस या इक्वल टू क्या हो, नहीं, थीटा की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू क्या हो, 0 के बराबर भी हो या 0 से ज्यादा हो। 0 के बराबर होगा तो उसी डायरेक्शन में एग्जैक्टली मूव कर रहा है पार्टिकल हमारा, और लेस देन क्या हो, इक्वल ना हो, इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 90 से कम हो और 0 के बराबर या 0 से, तो हम ये कह सकते हैं कि अब इधर लग रहा है तो हम ये मान चलते हैं कि बॉडी की चलने की डायरेक्शन में है। 90 से लेस कहीं होगा, रिजॉल्व करोगे कंपाउंड इधर आ ही जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि इफ F acted in the direction of motion of particle, then W will be बोल दो, W पॉजिटिव हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट आता है नेगेटिव वर्क डन। अब नेगेटिव में आ जाइए, ये बॉडी है, इधर को ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी हो गया, ये फोर्स लग रहा है इधर को, और ये एंगल हमने ले लिया थीटा। अब बताओ, जब ये थीटा ले लिया तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, W इज इक्वल टू निगेटिव, कब होगा बताइए, जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो, इक्वल टू नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 एंड लेस आर इक्वल टू, लेस इक्वल टू मतलब 180 हो जाएगा, 180 वैल्यू -1 होता है तो निगेटिव हो ही गया।
हम इसको ये भी कह सकते हैं, जब रिजॉल्व करोगे इधर को आएगा तो हम कहेंगे कि W विल बी नेगेटिव इफ फोर्स F acted in opposite direction of motion of डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव होगा, अपोजिट जाएगा तो क्या होगा। क्लियर हो गया। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों क्लियर हो गए, कोई डाउट। अब आते हैं हम लोग जीरो वर्क डन। इस पर देखिए, इस पर कॉन्सेप्ट काफी है। जीरो वर्क डन। अब ध्यान दीजिए जीरो वर्क डन कब होगा। फॉर्मूला हमारे पास है W = F dx। तो कब कब होगा W = 0 इफ नंबर 1 थीटा की वैल्यू क्या हो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि बॉडी जा रही इधर को, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, एंड फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर। इस सिचुएशन में वर्क डन हमेशा क्या होगा, जीरो। जहां जहां फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होगा वहां वहां वर्क डन क्या होगा। कहां पढ़ चुके हो, कहीं बता चुके हैं, कहां। अबे सर्कुलर मोशन में यार इतनी जल्दी भूल जाते हो। आदमी जो है 7 जन्मों के याद किया रहता है, तुम एक ही जन्म में। लोग कहते नहीं 7 जन्म तक साथ है, इसका मतलब उनको याद रहता है। 5-6 जन्म पहले बीत चुका, 2-4 जन्म बाकी है, और तुम्हें एक ही जन्म में नहीं याद होता है। अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या पढ़े हुए हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यही तो पढ़े हो कि ये जो है ये फोर्स हो गया और ये डायरेक्शन ऑफ, तो सेंटीपिटल फोर्स से वर्क डन क्या था, जीरो था। जबकि टेंजेंशियल जीरो नहीं था। टेंजेंशियल और आपको इधर ही लग रहा था, याद आया कुछ गुजरा जमाना, बोलिए। 90 डिग्री था, तभी तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व थी। अब उसी में जहां वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े, W 0 कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल, एनर्जी कंजर्वेशन हो गया। और चलोगे ऐसे लॉरेंज फोर्स में, याद करो, वहां भी ये पार्टिकल जाता है इधर, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। अब फोर्स यूं लगता है, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स है इसे, तो वहां पर क्या होता है, फोर्स हमेशा, ये फॉर्मूला याद करिए, ये F = याद आया। हमेशा जो फोर्स होता है इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। जब इन दोनों परपेंडिकुलर, इसलिए हमेशा लॉरेंज फोर्स वर्क डन हमेशा हमेशा जीरो होता है। पॉइंट क्लियर हो गया। आगे डिस्कस करेंगे। ये दोनों, ये मतलब फोर्स इन दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये समझो कि जैसे ये मान लेते हैं हम B है और ये आपका B है, तो फोर्स आपका ये रहता है। ये दोनों परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसलिए लॉरेंज फोर्स में हमेशा वर्क डन क्या होता है, जीरो। तो जहां जहां थीटा 90 डिग्री होगा वहां वहां वर्क डन। और बताइए कब जीरो हो जाएगा। इफ dx = क्या हो। अच्छा, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस और आते हैं कि जो है वर्क डन जीरो। जैसे कोई साइंटिस्ट मान लीजिए 4 बाग उतरा, उसने कहा कुली से भाई ये वेट हमारा आगे तक पहुंचा दो बॉक्स से। अब वो कुली ने क्या किया, अपने सर पर रख लिया और जो उतार के पैसा मांगा। साइंटिस्ट ने कहा फिजिक्स पढ़े लिखे हैं, वर्क डन तो तुमने जीरो किया। क्यों जीरो किया? क्योंकि चल तुम स्ट्रेट रोड पे रहे हो और वेट कहाँ काम कर रहा है, तो 90 डिग्री हुआ तो वर्क डन क्या हुआ, इसलिए कोई पैसा नहीं देंगे। तो पटक के मारेगा वो
उसकी नॉलेज में साइंटिस्ट कोई मतलब नहीं है, तो वर्क डन जीरो हो गया। अब ऐसे मान लीजिए, मान क्या लीजिए, हकीकत है, सिलेक्शन हो गया, डॉक्टर बन गए, डॉक्टर बनने के बाद शादी ब्याह होगा ही होगा, कुछ ही लोग होंगे जिनका नहीं होगा, ठीक। अरे भाई कुछ लोग नाराज होते हैं, नहीं करेंगे, जाओ ऐसे रहेंगे, कुछ लोग ज़िंदगी ऐसे होती है, कोई कारनामे हो जाते हैं, खैर सबकी हो। तो अब मान लीजिए आप इसके बाद घूमने टहलने जा रहे हैं और आप सूटकेस लिए जा रहे हैं हाथ में टांगे हुए, ठीक। अब आपने मैडम से कहा या जो भी किसी से कहे, यार थक जा रहे हैं, और मैडम फिजिक्स पढ़ी हुई, वो भी हमारा क्लास पढ़ी है, तो कहेंगे फालतू बात ना किया करो, ठीक। वर्क डन तुम्हारा एकदम जीरो, क्योंकि वेट कहाँ काम कर रहा है और चल कहाँ रहे हो, आगे चल रहे हो, तो एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या हुआ, जीरो हो गया। तो कोई काम, तो इसका मतलब हो गया जहाँ थीटा 90 होगा वहाँ वर्क डन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। दूसरा केस देखिए, डिस्प्लेसमेंट ना हो, फोर्स लगाते रहिए। किसी मजदूर से आपने कहा कि आज ये दीवार गिरा देना, और शाम को हिला भी नहीं पाया, तो तुम्हारे हिसाब से कोई काम, पैसा नहीं दोगे तो क्या करेगा, वो जानता है और तुम भी जानते हो। तीसरा पॉइंट आता है, फोर्स जीरो हो। अब फोर्स कब कब जीरो होगा, एक तो फोर्स लगे ना, एक तो वही हो गया, और दो केस है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सी, बॉडी मासलेस हो, एक्सीलरेशन जीरो हो। अब एक्सीलरेशन जीरो कब होगा, या तो बॉडी रेस्ट में हो या तो बॉडी कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया कि जब जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही होगी, ठीक, v इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, तो w की वैल्यू क्या हो जाएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी लगा सकते हो, वेलोसिटी वहां सेम है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, यहां से लगा सकते हो। और या तो पार्टिकल रेस्ट में हो, मूव ही नहीं कर रहा है, इन दोनों सिचुएशंस में फोर्स क्या होगा, तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बॉडी रेस्ट में है या बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, इन दोनों कंडीशन में फोर्स जीरो हुआ, एक्सीलरेशन जीरो हुआ, इसलिए वर्क डन भी क्या हुआ। ये असर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कब जीरो हुआ, और कहानी समझिए। अब कोई जो है थीफ है, चोर है, और सोने का पूरा गोल्ड का बॉक्स लेकर ऊपर से जंप करता है नीचे, ठीक, और जंप करने पे हाथ पैर बैलेंस हो जाते हैं, और कोई पढ़ा लिखा चोर दूसरा खड़ा है, उसने कहा तुमने कोई काम नहीं किया, छटाक भर का काम नहीं किया। क्यों नहीं काम किया, इसलिए नहीं किया, जब नीचे आ रहे थे तो F इज इक्वल टू, याद करिए, T इज इक्वल टू mg माइनस, और जब वो ऐसे आ रहा है सीधे तो A इज इक्वल टू, तो फोर्स इज इक्वल टू, तो W इज इक्वल टू। इसका मतलब उस चोर ने कोई काम नहीं किया है। क्लियर हो गया। तो इतनी कंडीशंस हैं, तो पढ़ाई लिखाई का बड़ा महत्व है, पढ़े लिखे रहोगे तो काम देगा। तो इतने सिचुएशंस में वर्क डन की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो हमने पढ़ लिया पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन, ठीक। 80% क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ाया इन्हीं में से आते हैं। 20% क्वेश्चंस आपके जो थ्योरम है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन है, और स्प्रिंग का है, और पावर का है। 20% वहाँ से उठाए जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये हम नहीं बताएंगे, वेक्टर में बता चुके हैं। देखिए आई जे के दिया गया, यहाँ हमने रख दिया ताकि कंपेयर हो जाए आपको। तो ये एफ डॉट डी कर लोगे ना, और एंगल निकालना है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी अपॉन मॉड एफ और मॉड डी। कॉस थीटा का फॉर्मूला याद करिए, हो जाएगा ना। दूसरा प्रोजेक्शन पूछ रहे हैं, प्रोजेक्शन का भी फॉर्मूला हमने आपको बताया था, याद करो कि ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो क्या फॉर्मूला था, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, जब न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाए, और जब आई जे के में दिया जाए तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी इंटू यूनिट वेक्टर बी।
बोलो यार, जैसे लग रहा सुने ही नहीं हो, कहीं और पढ़ के आते तभी हम कहते कहाँ पढ़ के आए हो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ब्लॉक ऑफ मास, डाटा लिखा करो 5 kg resting on smooth surface at what angle of force F is equal to 20 Newton acted on the body so that it acquired kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, मूविंग 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, और एंगल आपको क्या करना है। ठीक, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। रेस्टिंग, तो रेस्टिंग का मतलब समझ गए होगे कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, डाटा लिख लिया। आप जरा फॉर्मूला ढूंढिए। आप पहली बात वर्क डन में एंगल निकालना है, तो वर्क डन तो एक फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, एफ डी कॉस, वो तो लगेगा। अब इसके बाद बताइए, फोर्स दे दिया गया है और डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया गया, तो इसी से काम चल जाएगा। बोलो, इधर देखिए W इज इक्वल टू लगाएंगे एफ डी एक्स। अब डाटा ढूंढिए, ये निकालना है, ये दिया है, ये दिया है, क्या नहीं दिया है, वर्क डन नहीं दिया है। बोलिए, यही क्वेश्चन जब चलोगे इलेक्ट्रोस्टैट में तो वहाँ पर चार्ज पार्टिकल दे देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे, तो वहाँ से W बराबर क्या निकालेंगे। अब यहाँ W कैसे निकालोगे, क्या क्या और हिंट, अब फालतू हिंट ढूंढो। इनिशियल वेलोसिटी दी गई है और काइनेटिक एनर्जी फाइनल दी गई है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दी गई है और फाइनल दी गई है, तो वर्क डन से क्या रिलेशन है इसका। अभी वर्क डन से रिलेशन है चेंज इन काइनेटिक, तो हम डायरेक्ट अब यहाँ लिख दे रहे हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस। फाइनल कितनी दी गई है, इनिशियल क्या हुई, एफ कितना है, डी एक्स कितना है, 4 और इनटू, तो बता दो कॉस थीटा की वैल्यू 1/, तो थीटा कितना आया। क्लियर हो गया। सेम क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैट मिलेगा, वहां Q और V दिया रहेगा आपको। ठीक, बताइए क्वेश्चन थर्ड देखिए। एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन वेक्टर r1 आपको दिया है, फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स। इस क्वेश्चन कैसे करेंगे बताइए। और किसी कहीं दिमाग जा रहा है कि नहीं, बोलो। डेल्टा आर, फिर इंटीग्रेशन के अलावा भी कहीं ब्रेन और जा रहा है। जब कोई लोग कहीं नहीं जा रहा होगा ये तो अलग ही बात है। चलो हम ये दे देते, इधर देखिए R1 R2 यही देते हम, ठीक। और फोर्स हम ये दे देते, तो क्या करते बताओ। तब ये करते R2 माइनस R1 निकाल देते और दोनों का लगाते डॉट प्रोडक्ट, वर्क वहाँ वेक्टर में खूब करा चुके हैं हम। लेकिन यहाँ ये हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ वेरिएबल डाटा दिया गया। हम ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर जैसे आई जे के केवल दिया होता, तो उस केस में W इज इक्वल टू एफ डॉट आर करके निकाल सकते थे, ठीक। उसको इंटीग्रेशंस भी निकाल सकते थे, उधर हम नहीं जाना चाहते हैं, जिस पर बताएं वही जाना चाह रहे हैं। लेकिन इसको इस मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। उसका रीजन क्या है, यहाँ x और y भी हमारे पास है।
तो इसको हम कैसे करेंगे, अभी बताया था, याद करो, x1 टू fx, फिर बताइए y1 टू fy। अब आगे नहीं जाएंगे क्योंकि z दिया नहीं गया है। चलिए बताइए, अभी इधर देखिए, ये आपका x1 है और ये क्या है, और ये y1 एंड, ठीक। तो ये बताइए x1 की वैल्यू बताओ क्या है, 2, और x2, fx क्या है ये बताओ, ये 3x और इंटू, फिर बताइए y1, अब y1 बताइए कितना है यहाँ, एंड y2, और ये इंटू, निकालो सब लोग कितना आंसर आ रहा है। सॉल्व कर लो जो भी आंसर आएगा। 80 MKS में है तो आंसर जूल में आ जाएगा आपका। अब इसमें क्या करो, केवल वेरिएशन किस में दिया है, x में दिया है, तो केवल x वाला लगाएंगे, y z से कोई मतलब। चलिए अब इसको भी निकालिए आप लोग। हो गया, इसका आंसर क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 7x 2x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हो जाएगी 0 टू अपर लिमिट माइनस वन 130। अब ये क्वेश्चन देखिए, -x है, ठीक। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है और इनिशियल आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक। रुक जाओ देख लेते हैं। ये और ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं करने के लिए, ये वाले करा देते हैं, ठीक। ये कर लोगे ना, W इज टू वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलो करा दें यार, जितना बता रहे हो उतनी देर में तो हो जाएगा। क्वेश्चन है व्हीकल ऑफ मास 10 kg, अब मास आपको दिया है, मूविंग x डायरेक्शन विथ कांस्टेंट स्पीड, b1 आपको दिया है, इट इज सब्जेक्टेड टू फोर्स पॉइंट ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल x इज इक्वल टू 20। तो ये x1 एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करना है। क्या करेंगे बताइए, पहले वर्क डन निकाल लीजिए, और वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक, तो वर्क डन बोलिए क्या हो जाएगा, 20 to 30 माइनस 0.1 x इंटू, तो माइनस 0.1 0.1 x स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट कितना आ जाएगा, माइनस 0.1 आ जाएगा 9/2, 900 माइनस कितना है 500, तो माइनस में कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक। अब लगा दिए W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल
और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो W हो गया -25, और क्या निकालना था आपको, फाइनल निकालना है ना, और इनिशियल आपको दिया गया है 12m b स्क्वायर। क्या हो जाएगा 100 और 50, 500 माइनस इधर आएगा तो 470 जूल। उतारिए। देखिए सब हमने लिख दिए हैं, कौन किस एग्ज़ाम में सिमिलर सब लिखा हुआ है आपका। तो क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस अपने आप ही, जब ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, इसमें सिर्फ जहाँ हम लोग x लेते थे वहाँ क्या है, तो वो W = Fy/dy, और लिमिट आपकी हो जाएगी 0 to 1, तो इसको हम नहीं करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इधर देखिए, फोर्स एक्ट्स ऑन 30 ग्राम, मास आपको गिवन है, सच दैट वेरिएशन जो दिया है ठीक, वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड। अभी तक जो वेरिएशन आपको मिल रहा था F और X का मिल रहा था, ठीक, तो हम लोग सीधे उसको इंटीग्रेट कर दे रहे थे। अब वेरिएशन जो मिल रहा है वो X और T का मिल सकता है, B और T का मिल सकता है, तो क्या करेंगे, अब X और T में 2 रास्ते तुम्हारे पास हैं। एक रास्ता ये है, वेलोसिटी निकालो, एक्सीलरेशन निकालो, और वहाँ से मिल जाएगा फोर्स, और W = F × dx हो गया। ठीक, क्या करो, पहले x दिया है तो x में क्या निकालो, वेलोसिटी। वेलोसिटी से क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। जो टाइम दिया हो तो वहाँ से a मिल गया, और उसी टाइम को x में रख दोगे तो x मिल जाएगा। अब W = फोर्स × डिस्प्लेसमेंट। दूसरा रास्ता है वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वहाँ भी क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, और वेलोसिटी निकालने के बाद इनिशियल वेलोसिटी निकाल लो और फाइनल वेलोसिटी, और W = चेंज इन काइनेटिक। तो ये रास्ता हम लेकर चल रहे हैं। ठीक, तो देखिए, अच्छा, तो यहाँ से निकालिए B = कितना आएगा, अब क्वेश्चन पे आ जाइए। फर्स्ट 4 सेकेंड का मतलब हो गया इनिशियल टाइम हम क्या लेंगे, 0, तो निकालेंगे हम लोग B1 at T1 = 0, तो जो 0 रखेंगे तो केवल 3 आएगा हमारा। अब B2 और T2 = 4 रखेंगे, तो 3 8 × 4 प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 32 48, कितना आ जाएगा, 48 में से 32, 2 6 16, 16 और 3 19। W = चेंज इन काइनेटिक, तो हाफ, और मास आपको दिया 30 ग्राम, तो इसको कर लिया किलो, तो 19 का स्क्वायर और माइनस कितना आ जाएगा, 15 × ये कितना आएगा, 361। बोलो, अब सॉल्व करो जो आंसर आएगा। तो अभी जो क्वेश्चन कराया तो वही है, जहाँ R1 2 I3 दे दिया था, तो यहाँ देखिए 1 2 और 2 3। बोलो, कर लोगे ना, तो यहाँ से वर्क डन मिल जाएगा, और वर्क डन ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और बॉडी मास 3 kg under constant force which caused the displacement in meter given by S = work done by force in 2 सेकेंड। अब यहाँ भी वही स्टोरी है, क्या करेंगे, V निकालेंगे, ds अपान वेलोसिटी
T1 इज इक्वल टू 0, ये B1 हो जाएगा। वेलोसिटी T2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? ठीक, अब बताइए क्या निकालना, वर्क डन। तो हाफ मास 3, कितना आ जाएगा? 16 8 20 है 16, कहाँ गड़बड़ किया? अरे ये 2t²/3, ये t³ हमने लिख दिया, यहाँ 2t²/2 3 है, तो 2t/3। चलो कर लेना, अब तो मेथड बता दिया हमने, हो जाएगा। कहाँ से दिमाग में आ रहा है? 2, तो 2 2 जा 4, यहाँ भी 4, तो ये हो जाएगा 16। ठीक, ओके। अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं। गिवन फिगर, ब्लॉक्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम पुली, फाइंड वर्क डन। चलो इसको देखो, 2 kg एंड 8 kg है, ठीक। टेंशन एंड एक्सीलरेशन निकालना है और नेट वर्क डन इन 10 सेकेंड निकालना है। तो देखिए ध्यान से क्या है, 2 kg एंड 8 kg। चलिए इधर देखिए, चलिए बदले तो एक्सीलरेशन निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, कितना आएगा? हमने कहा फॉर्मूला याद किए रहिएगा। टेंशन का बताइए, तो T इज इक्वल टू M1 M2 कितना है? ठीक, अब आते हैं हम लोग वर्क डन। तो वर्क डन में जरा देखिए ध्यान से, सेकेंड, फ्री बॉडी डायग्राम बताइए। इधर देखिए, mg कहाँ लगेगा? टेंशन, इस पर बताओ, टेंशन, इसमें टेंशन, इसमें टेंशन, बॉडी किधर को आएगी? ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा और ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर ये हम बताना चाह रहे हैं, निगेटिव पॉजिटिव जो वर्क डन हम लोग पढ़े थे उसके बारे में आ रहे हैं, या मेन चीज एंगल समझ लो। तो पहले हम 2 kg की बात कर रहे हैं, ठीक। इसमें 2 फोर्स काम कर रहे हैं, एक T काम कर रहा है और एक क्या काम कर रहा है? तो W1 ड्यू टू T हम निकालना चाह रहे हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? फॉर्मूला है,
अरे यार यहाँ टी फोर्स है तो है, तो दिमाग क्यों लगा रहे हो इतना ज़्यादा। W1 बराबर FD, बस यही टेंशन ही तो फोर्स हुआ। और कितना है बताओ, टेंशन कितना निकाले हो। अच्छा रुक जाओ, अभी एक चीज रह गया, 10 सेकंड में कहा है। इधर देखिए, ये ब्लॉक थे, पहले दोनों बराबर थे, अब 10 सेकंड में वो ऊपर जाएगा और ये कहाँ आएगा। ठीक, अब यहां पर हमारे पास दो रास्ते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो और W=FD cos थीटा भी लगा सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या करना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में तो 0 हो गया, हमें 10 सेकंड के बाद क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। ओके, तो हम उधर न जाके हम W=FD cos थीटा इसलिए दे रहे हैं, एंगल को ज़्यादा समझाना चाह रहे हैं। ठीक, तो हम 10 सेकंड में डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं कि x है, तो नेचुरल सी बात है ये भी क्या होगा। ठीक, अब बताइए डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सा है। S=UT प्लस माइनस हाफ अबे AT²। मालूम तो ही बोलोगे, जब जो है GT² तब लगता है, G तब लगता है जो फ्रीली बॉडी मूव कर रही हो। एक्सटर्नल सोर्स काम करता है तो वहां G काम नहीं करता है, वहां जो भी है एक्सीलरेशन वो काम करेगा। तो बताइए x रेस्ट में थे तो ये क्या हुआ, ऊपर जा रहा है। अच्छा, ऊपर नीचे से मतलब है नहीं है, एक्सीलरेट हो रहा है तो प्लस लेंगे और डीएक्सीलरेट हो रहा है तो ऊपर नीचे प्लस माइनस G को जस लेते, लेकिन G यहां काम नहीं करेगा। तो हाफ A निकाल चुके हैं, बताइए 6, T बोलिए 10 का स्क्वायर तो 100, 50, 300। क्लियर। अब आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये कितना है, 2 का है ना, तो 2G T और इधर लगेगा ये 8G। तो अब हम निकालने जा रहे हैं W ड्यू टू 2 kg ब्लॉक, और इसमें दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक ये काम कर रहा है और एक ये काम कर रहा है। तो दोनों के लिए अलग अलग दो रास्ते हैं, अलग अलग भी निकाल सकते हो, एक ही साथ निकाल सकते हो। एक ही साथ कैसे निकालोगे, ये T ऊपर लग रहा है और 2G, तो नेट फोर्स निकाल लो, नेट फोर्स निकाल लो, और नेट डिस्प्लेसमेंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम दोनों अलग अलग निकाल रहे हैं। तो W1 ड्यू टू T, तो लगाएंगे FD, F मतलब टेंशन, और टेंशन कितना निकाले हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना निकाले हैं, और अब बताओ थीटा क्या होगा। थीटा हमने क्या बताया था, बताओ, फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर, और डायरेक्शन मोशन भी कहाँ है, तो थीटा क्या हुआ, 0 हुआ। तो कितना आ जाएगा, अब W2 निकालते हैं, ड्यू टू वेट। ठीक, अब W2 ड्यू टू वेट निकालो, फिर वही लगाएंगे FD। अब F की जगह क्या रखोगे, अब इधर देखो ये, ठीक, ये क्लियर हुआ। थीटा क्या होगा, अब बॉडी कहाँ जा रही है, फोर्स कहाँ लग रहा है, एंगल कितना हुआ,
180 हुआ। तो अब यहाँ पर हमने किया 2G, डिस्प्लेसमेंट कितना है, कास कितना हुआ, तो बताइए जी 20 कर दे रहे हैं इसको हम, तो ये आ जाएगा 600, 20 3 से 60 इंटू अब नेट वर्क डन निकालो, नेट वर्क डन तो W1 प्लस माने W2 कितना आ जाएगा, अभी 6096 3600 आ जाएगा। अच्छा, अब जो दूसरा हम कह रहे थे वैसे निकालते तो क्या करते, इधर देखो, ये T ऊपर लग रहा था और T कितना था 32 mg 20, 32 में से 20 12 आया, तो यहाँ पर लिखते 12 इंटू 300, 12 तिया 36 सीधे निकल आता। बोल दो, ऐसे भी कर सकते थे, अलग अलग भी कर सकते थे। थीटा का मामला कैसे चूज करेंगे, जिधर को बॉडी जा रही है और उधर आपका नेट फोर्स काम कर रहा है, थीटा 0 हो गया। अब दूसरा देखो, W ड्यू टू 8 kg। अब इसमें हम जो है एक एक फिर यहाँ हम W3 ड्यू टू टेंशन, तो W3 इज इक्वल टू FD। अब टेंशन हमारा कितना है बताइए, 32 ना, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एंगल बता दो बस, मेन एंगल ही बताना चाह रहे हैं। एंगल कितना होगा बोलिए, बॉडी कहाँ जा रही है नीचे, टेंशन कहाँ लग रहा है ऊपर, तो एंगल कितना हुआ, अब इसके लिए 180 हो गया, तो 180 तो -1 बोलिए। अब आते हैं W4 ड्यू टू 8G, उसके वेट की वजह से, तो W4 बताइए, डायरेक्ट 8G मतलब सीधे 80 लिख देते हैं, और डिस्प्लेसमेंट एंगल बता दो, इसके लिए एंगल, ये फोर्स किधर लग रहा है, बॉडी कहाँ जा रही, एंगल कितना हुआ 0। तो टोटल वर्क, इन दोनों को वर्क डन टोटल निकालेंगे कितना आ जाएगा, अब माइनस कर लेना, ठीक, ओके, उतार लो। आएगा नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया, क्योंकि ये अब इसमें दो आला का इक्वेशन आप मोशन भी यूज कराएंगे, वो भी कराएंगे, तो पॉसिबल नहीं आने के लिए, क्यों सब्जेक्टिव टाइप बन रहा है ये, लेकिन मेन मकसद ये था कि आपका जो एंगल और ये चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए आपकी, ठीक। तो उतार डालिए।